जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि वर्ष 2014 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे आपको, उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी क्या है कि इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या किए हैं कि 2023 से लेके 2015 तक के जो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है उसका हम लोग कर लिए हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करेंगे कि 2014 का जो प्रश्न है साथियों, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वह आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए में जो है वो आपको क्या कहा रहा है, आपको सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, वो आपको लोहा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे सोना, चांदी, तांबा इस सबसे परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। इसका सेंस क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो भी सभ्यता थी उस सभ्यता में आपको लोहा नहीं रही होगी, नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उससे व्यापार व्यवसाय करके क्या कर सकते थे कि आपको लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। दूसरी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपको समय अवधि है वह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कब तक जो है फली फूली। तो यह आपको 2500 बीसी से 1750 बीसी तक जो थी वो आपको फली फूली। दूसरी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपको कैसी सभ्यता थी, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना वो आपको एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ का जो प्रशासन था वो आपको कैसा था जानते हैं, तो वह आपको नगर पालिका जैसा था। क्या था, नगर पालिका जैसा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो आप क्या कहोगे, नगर पालिका जैसा। तो ये जो देख रहे हैं एक नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लोहा। चलिए दो में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए ऑप्शन कह रहा है आपको लौह युग, कांस्य युग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। क्या है, कांस्य युग। और कांस्य जो है वो आपको तांबा और टीन से मिला हुआ क्या है कि आपको मिश्र धातु है। तो यहाँ से एक चीज और आप याद रख सकते हो कि मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह कौन सा धातु था, ठीक है ना, यानी कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु। तो साथियों वह जो था वो आपको तांबा था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर बात आई कि आपको हड़प्पा सभ्यता, तो याद रखिएगा कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर था ना वो आपको कौन था जानते हैं, तो वो आपको हड़प्पा ही था। कौन था, हड़प्पा था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो दो का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए गुप्त काल में पूछा जा रहा है, ऑप्शन कह रहा है इति सिंह, उसके बाद है आपको फाहियान, हेनसांग। तो देखिए, तो गुप्त काल में जो आने वाला विदेशी यात्री था ना वो आपको फाहियान था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि यह फाहियान जो है वो आपको कब तक जो है वो आपको भारत रहा था। तो वो आपको 399 एडी से लेके आपको 414 एडी, यानी कि यह 15 वर्ष जो थे वो आपको क्या रहते जानते हैं, तो आपको भारत जो थे वो आपको रहे थे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि फाहियान किस राजा के दरबार में आया था। तो फाहियान जो था साथियों गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो आपको भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको विक्रमादित्य कहते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर है इति सिंह। तो देखिए इति सिंह जो है 518 से लेके आपको 521 ईस्वी तक जो है वो आपको क्या रहा था कि आपको भारत रहा था। इस बात को आपको याद रखना है कि 518 से 521 ईस्वी तक, ठीक है ना। और यह भी आपको चीन का था, फाहियान भी चीन का था। फिर है आपको हेनसांग। तो साथियों हेनसांग भी जो था वो आपको चीनी बौद्ध यात्री था। और यह जो है भारत जो रहा था कब तक रहा था ये भी तो पूछा जाएगा। तो यह आपको 629 से 644 ईस्वी तक क्या रहा था कि आपको भारत रहा था। कौन जानते हैं, तो आपको हेनसांग। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है बी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और हेनसांग जो है किस राजा के दरबार में आया था ये भी याद रखिएगा। तो वह आपको हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन जो था वो आपको पुष्यभूति वंश का क्या था कि आपको राजा था। तो साथियों ये जो देख रहे हैं 3 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना, कि इंडिका के लेखक जो है वो आपको कौन है। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कौटिल्य, ऑप्शन बी में जो है कह रहा है आपको मेगास्थनीज अल्बरूनी। तो साथियों ये जो इंडिका है, ठीक है ना, इसके जो लेखक है ना वो आपको मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो इंडिका है इससे हमें किस काल की जानकारी मिलती है, तो कहेंगे आपको मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात है कौटिल्य, ठीक है ना, तो कौटिल्य ने भी एक ग्रंथ लिखे थे, उसका नाम है आपको अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। इस बात को आपको याद रखना। और अर्थशास्त्र जो है ना राजनीति पर आधारित जो है वो आपको पहला ग्रंथ है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अलबरूनी, इन्होंने लिखा था किताब उल हिंद। क्या लिखा था? किताब उल हिंद। और ये जो किताब उल हिंद है ना, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। किताब उल हिंद को ही हम लोग कहते हैं तहकीक ए हिंद। क्या कहते हैं? तहकीक ए हिंद। तो साथियों इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना। और तहकीक ए हिंद में जो है वो आपको 80 अध्याय थे। और अलबरूनी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यह पुराणों का अध्ययन करने वाला क्या था कि आपको पहला मुसलमान था, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप 4 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, और ये जो देख रहे हैं अर्थशास्त्र और आपको इंडिका, इस दोनों से जो है ना हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो साथियों अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश के किस क्रम का शासक था? वो आपको तीसरे नंबर का शासक था। तो देखिए तो यहाँ पर कई सारे वंश का नाम जो है वो आपको दिया गया है। तो इन वंशों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके संस्थापक का नाम तो कम से कम आपको जान लेना है। तो देखिए तो नंद वंश के जो संस्थापक थे ना वे आपको महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। उसके बाद है आपको गुप्त वंश के संस्थापक, ये आपको श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो आपको विजयालय थे। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो साथियों मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और देखिए और मौर्य वंश आपको प्राचीन भारत के कैसे वंश थे जो आपको सबसे पहले आपको संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने का क्या किए थे कि आपको प्रयास किए थे, ठीक है ना। और संपूर्ण राजनीति के बंधन में उन्होंने अंततः बांध भी लिया था। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 6 में कह रहा है कि पुराणों की जो संख्या है वो आपको कितनी है, यह आपको क्या है पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 16, फिर कह रहा है 18, फिर कह रहा है 19, फिर 20। तो देखिए तो पुराणों की जो संख्या है ना वो आपको 18 है। तो आइए जानते हैं कि 18 पुराण में से कुछ पुराण ऐसे हैं जिसमें वंशावली पाई गई, उसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि आपको एक पुराण याद रखिएगा मत्स्य पुराण, यह सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। उसके बाद एक आप याद रख सकते हो साथियों विष्णु पुराण। क्या है? विष्णु पुराण। उसके बाद आपको एक याद रखना है आपको वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण, ठीक है ना। तो इस मतलब 3 पुराण के बारे में आपको बढ़िया से जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए तो मत्स्य पुराण से जो है ना किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण से जो है वो आपको सातवाहन वंश की क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से जो है वो आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण से कहेंगे तो आपको गुप्त वंश की जो है वो आपको जानकारी मिलती है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका ये आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ से ये सब चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से जब पुराण की संख्या आप याद रख लिए तो थोड़ा सा याद रखिएगा वेद, ठीक है ना। तो वेद की संख्या जो है वो आपको 4 है। उसके बाद है आपको वेदांत, तो वेदांत की संख्या जो है साथियों वो आपको 6 है। उसके बाद उपनिषद का याद रखिएगा, तो उपनिषद का जो संख्या है ना वो आपको 108 है। तो ये सभी चीज आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी। तो साथियों महाभारत की जो रचना होती है ना वो आपको संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि महाभारत जो है वो आपको सबसे बड़ा क्या है कि आपको महाकाव्य है। इस बात को आपको याद रखना है। महाभारत की रचना जो करते हैं वो आपको 28वें नंबर के जो वेद व्यास होते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उनके द्वारा महाभारत की रचना की जाती है। और महाभारत का जो मूल नाम है वो आपको जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। तो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न कि महाभारत का मूल नाम जो है वो आपको क्या है, तो जय संहिता। बाद में इसका नाम पड़ता है आपको भारत, क्या पड़ता है?
भारत, और बाद में जब इसमें श्लोक की संख्या 1 लाख होती है तब इसका नाम जो पड़ता है वो आपको महाभारत। तो यहाँ से प्रश्न है कि जय संहिता इसका नाम कब था? तो जब इसमें आपको 8800 क्या था कि आपको श्लोक था, ठीक है ना, तब इसका नाम क्या था जानते हैं? तो आपको जय संहिता था। जब इसमें श्लोक की संख्या जो है बढ़कर आपको 24,000 हुई तब इसका नाम पड़ा आपको भारत। और जब आपको श्लोक की संख्या बढ़कर क्या हुआ 1 लाख से अधिक हुआ, ठीक है ना, तब इसका नाम क्या पड़ा जानते हैं? तब इसका नाम पड़ता है आपको महाभारत, या इसी को कहा जाता है सप्तसहस्त्र संहिता। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो ये सभी चीजों आपको बताया जा रहा है, सारे चीजों को आपको बढ़िया से कैरी करके रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो आपको किस धर्म से है? तो साथियों श्वेतांबर और दिगंबर जो है ना वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी में पूछ देंगे हीनयान और महायान, तो आप कहोगे कि वह आपको जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए, तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है ना ये आपको प्रथम जैन संगति के बाद बना था, आपको 300 ईसा पूर्व में। कब बना था? 300 ईसा पूर्व में। तो प्रथम जैन संगति हुई थी कहाँ? तो आपको पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। और उसकी जो अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र, और इस संगति का जो आयोजन करवाए थे वो आपको मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो साथियों 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बौद्ध हो जाएगा। चलिए 9 में कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो देखिए, तो त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है ना वो आपको बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो त्रिपिटक साहित्य है, तो त्रिपिटक जो है वो आपको कौन कौन है जरा सा जान लेते हैं। तो देखिए, एक जो है आपको सुत पिटक, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। उसके बाद हो जाएगा साथियों आपको अभिधम पिटक। क्या हो जाएगा? अभिधम पिटक। तो देखिए, तो पिटक की संख्या कितनी है? तो आपको 3 है। तो सूत पिटक विनय पिटक की जो रचना होती है वो आपको 483 ईसा पूर्व में प्रथम आपको क्या कहेंगे कि आपको बौद्ध जो संगति होती है उसमें। उसके बाद है अभिधम पिटक का संकलन जो होता है तृतीय बौद्ध संगति में होती है। तो देखिए, तो सूत पिटक का जो संकलन करते हैं वो आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो वह आपको आनंद करते हैं, जबकि विनय पिटक का संकलन जो है उपाली करते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आनंद और उपाली कौन थे? तो ये आपको गौतम बुद्ध के परम शिष्य थे। तो साथियों 9 का जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 10 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, उसके बाद है बाबर, इल्तुतमिश। तो देखिए, ये जो आप अलबरूनी के बारे में जान रहे हैं, अलबरूनी जो है वो आपको महमूद गजनी के साथ जो है वो आपको क्या हुआ था कि भारत जो है वो आपको आया हुआ था, ठीक है ना। कब आया था? तो आपको 1024 में। कितना में? 1024 में। और 1030 तक जो है ये आपको भारत जो है वो आपको रहा था। और अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत जो है वो आपको किताब उल क्या है कि आपको हिंद है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाले आपको पहले मुसलमान थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाबर भारत में मुगल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोहम्मद गोरी जो आपको तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से क्या होता है? पराजित होता है। उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को जो है धोखे से क्या किया था कि आपको पराजित किया था, ठीक है ना। तो यह मोहम्मद गोरी हो चाहे गजनबी हो चाहे आपको बाबर हो, ये सब जो था भारत आने वाले क्या था कि आपको एक लुटेरा था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य को यहाँ क्या कर लिया कि आपको स्थापित कर लिया। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 11 में कह रहा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अभी बताएं कि इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण जो है वो आपको किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी भाषा में। लेकिन आज जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, आज जो है आपको 24 अगस्त 2023 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ठीक है ना। तो देखिए, तो इब्न बतूता जो है ना साथियों वो आपको मोरक्को का क्या था कि आपको यात्री था। और यही ऑप्शन में भी आपको दिया था, अगर मोरक्को नहीं रहे तो हम क्या कहेंगे? तो आपको अफ्रीका मारेंगे, ठीक है ना। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? तो आपको किताब उर रहला। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे कि किताब उर रहला जो है वो आपको किसका यात्रा वृत्तांत है। तो भाई मेरे किताब उर रहला जो है ना वो आपको किसका यात्रा वृत्तांत है जानते हैं? वो आपको इब्न बतूता का जो है वो आपको यात्रा वृत्तांत है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी
दिल्ली से दौलताबाद जो है परिवर्तित किया था। तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी को क्या किया था कि आपको परिवर्तित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो आपको तुगलक वंश का एक महान शासक था, जिसने अपने पिता को षड्यंत्र से हत्या करके क्या हुआ था कि आपको गद्दी पर बैठा था, यानी कि इसने अपने पिता को मारने का प्लान स्वयं बनाया हुआ था। ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल 1325 से 1300 कितना था तो आपको 51 ईस्वी था। इस बात को याद रखना है। बाबर का शासनकाल तो कहेंगे आपको 1526 से 1500 कितना कहेंगे तो आपको 30। तो इस बात को आपको याद रखना है। अकबर का शासनकाल 1556 से जो है वो आपको 1605 है। उसके बाद है बलबन, तो ये जो है आपको इसका शासनकाल याद रखिएगा, यह है आपको 1265 से 1287 तक क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। तो देखिए ये जो अकबर है, तो अकबर को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है जानते हैं, तो मुगल वंश का वास्तविक जो है वो आपको संस्थापक कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। और इधर जो देख रहे हैं बलबन, ये दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। ठीक है ना, महान शासक है ये। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत को हम लोग इलवारी वंश के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो देखिए तो इस पर हम लोग क्या किए हैं कि आपको चर्चा की है। तो टू द पॉइंट इसका आंसर हम लोग जानते चलते हैं। तो देखिए तो तलवंडी जो है ना वो आपको क्या है कि गुरु नानक का जो है वो आपको जन्मस्थली है। ठीक है ना। और गुरु नानक का जन्म कब होता है, 1469 ईस्वी में। और एक चीज याद रखिएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब होती है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आपको 1539 ईस्वी में। और गुरु नानक की मृत्यु जो होती है वो आपको कहाँ होती है जानते हैं। तो साथियों याद रखना कि गुरु नानक की मृत्यु जो होती है वो आपको करतारपुर में। और गुरु नानक को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे आपको सिख धर्म का जो है वो आपको संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप 13 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक जो है किसे माना जाता है। तो साथियों रूस में जो है भारत विद्या का जो जनक माना जाता है ना वो आपको किसे माना जाता है जानते हैं, तो आपको जीएस लिविदेव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जीएस लिविदेव जो है भारत की यात्रा पर जो आया था वो कब आया था, तो आपको क्या कहते हैं 1785 में। और आपको 1797 तक जो है ये आपको यहाँ रहे थे, यानी कि 12 वर्ष। ठीक है ना। और इनका एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है आपको क्या जानते हैं, तो वह है आपको हिंदुस्तानी ग्रामर। तो इन चीजों को भी बढ़िया से आपको देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले निकोलो कंटी जो कि आपको इटली का यात्री था, ठीक है ना, जो देवराय प्रथम के दरबार में विजयनगर आया था। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो साथियों हम्पी जो है ना वो आपको विजयनगर साम्राज्य से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी हो जाएगा इसका, वो आपको सही हो जाएगा। यहाँ से बताती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1336 ईस्वी में। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है। तो साथियों बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना होती है ना वो आपको कब जानते हैं, तो यह आपको 1347 ईस्वी में। उसके बाद है आपको गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी में। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 15, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 16 में तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था ना वो आपको कौन जानते हैं, जहांगीर ने। जबकि तंबाकू का सेवन सबसे पहले शुरू किया था मुगल बादशाह अकबर ने। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और अकबर का शासनकाल तो आपको बताया थे 1556 से 1605। उसके बाद बाबर 1526 से 1530। तो इस सबको आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को कितना बार बताया है, क्योंकि सब ये सब बताए हुए हैं। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है ना। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहा कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो साथियों आईन अकबरी जो है ना वो आपको 5 भागों में जो है वो आपको विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो जाएगा वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। और आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कहेंगे तो आपको 4 भागों में जो है वो आपको बांटा गया है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 18 में कह रहा दीन इलाही किससे संबंधित है। तो साथियों दीन इलाही जो है ना वो आपको अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकबर से। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1581 ईस्वी में। अगर यह ऑप्शन में रहा है तो 1582 मारिएगा। ठीक है ना। और दीन इलाही जो है वास्तव में कई धर्मों का क्या था कि आपको मेल था। उसके बाद है जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो आपको 1605 से 1627 से, इसको आपको याद रखना है। हुमायूं 1530 से 1540। उसके बाद 1555 से 1556, 2 टर्मों में इसने शासन किया था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था भारत में। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा
वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला आपको बादशाह था, ठीक है ना, सॉरी बादशाह कहते हैं, पहला जो पुरोहित था वो आपको कौन था, तो वह आपको महेशदास यानी कि बीरबल था। तो इसे भी आपको याद रखना है। और बीरबल का जो मूल नाम था वही आपको महेशदास था। चलिए अब चलते हैं 19 में। है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो साथियों आलमगीर के नाम से जो है औरंगजेब को जाना जाता था, या जिंदा पीर के नाम से इसे क्या होता था कि आपको जाना जाता था। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सलीम के नाम से कहेंगे तो वो आपको किसको जानते हैं, तो वो आपको जहांगीर को। शाहजहां को, तो इसको हम लोग खुर्रम के नाम से जानते थे। किस नाम से, खुर्रम, ठीक है ना, क्योंकि ये जो शाहजहां है इसका नाम खुर्रम रखा था, ठीक है ना। बाबर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है, इसका जन्म फरगाना में हुआ था। 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए एनालिसिस फुल किए हुए हैं, इसीलिए इस पे क्या है कि हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं 20 में। क्या कर रहे हैं, कह रहा कि अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो साथियों अकबरनामा की जो रचना है वो आपको अबुल फजल किया था। और अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। और अकबरनामा के जो है वो आपको 3 खंड है, और इसी का तीसरा खंड जो है वो आपको आईने अकबरी है। उसके बाद है इब्न बतूता, तो इसने किताब उर रेहला लिखा था। क्या लिखा था, रेहला। उसके बाद है आपको अलबरूनी, इसने तहकीक हिंद करके एक पुस्तक लिखे थे, उसी को कहते हैं हम लोग क्या जानते हैं, तो आपको किताबुल हिंद। उसके बाद है अमीर खुसरो, इन्होंने दिल्ली के 8 शासकों के शासन का क्या बने थे, कि आपको गवाह बने थे। तो साथियों हम लोग आज क्या किए कि 20 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए। इसमें क्या है कि आपको 20 प्रश्न बच गए हैं, जिसका एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे कि आपको कल के सेशन में करेंगे। तो चलिए साथियों आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।